हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसी क्रम में बढ़ते हुए 2009 का आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ और हम लोग आज 2009 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आप लोग प्रश्नों को लगातार देखते रहें जिससे कि प्रैक्टिस बनी रहे आपकी। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, फेफड़े के वायुकोश किस उपकला के बने हुए होते हैं? इपिथीलियम है, उपकला मतलब इपिथीलियम। किस उपकला के बने हुए होते हैं? तो ये शल्की उपकला के बने हुए होते हैं। फेफड़े के वायुकोश में शल्की उपकला एपिथीलियम के बने हुए होते हैं। फेफड़े मनुष्य के शरीर का मुख्य अंग है। वायुकोश शुद्ध फेफड़े के द्वारा ही होती है जो हम सांस लेते हैं। और शल्की उपकला के ऊतकों की चपटी चौड़ी और परस्पर फर्श के टाइल्स के समान वे सटी हुई होती हैं। जो वो कोशिकाएं हैं इस तरह से सटी हुई रहती हैं। अगला प्रश्न है, वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो वक्ष में हमारे कुल आपकी 29 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, 29 अस्थियां पाई जाती हैं, जिसमें से हमारी 24 तो रिब्स हो गई। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पसलियां कहते हैं। और फिर उसके बाद एक हमारी उसमें से हो गई स्टर्नम और दूसरी कौन सी, अंश मेखला। तो इस तरह से अगर हम जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगी। जब सिर्फ पसली की अस्थियों की बात करेगी तब हम 24 अस्थियों में आएंगे और 12 जोड़ी। ठीक है, कंकाल तंत्र की सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र। तो सुडौलता जो हमारा कंकाल तंत्र है उसको सुंदर बनाने का कार्य किसका है? वो पेशी तंत्र का है, क्योंकि पेशियां किससे जुड़ी हुई होती हैं? हड्डियों के ऊपर जुड़ी हुई होती हैं। और जो पेशियों को हड्डियों से जोड़ती हैं वो क्या होती हैं? हमारी दो तरह की होती है ना, एक टेंडर है। हाँ, तो जो आपकी टेंडन जो है वो क्या, आपकी पेशी को हड्डियों से जोड़ने वाली स्नायु हैं। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? तो वो 24 औंस पित्त तैयार होता है। और फिर उसके बाद जो हमारा ये पित्त है उसका स्टोर कहाँ होता है? स्टोर वो पित्ताशय में होता है, बनता है पित्त में, और स्टोरेज उसका कहाँ है? पित्ताशय में है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है? सर्वाधिक शुद्ध घी में, रिफाइंड में, मूंगफली के तेल में, सरसों के तेल में। तो सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी शुद्ध घी में प्राप्त होती है, क्योंकि घी में क्या, हम सभी जानते हैं कि घी में क्या बहुत ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल उसमें बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। जो किसके अंतर्गत आता है? ये हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, बियर में सुरासार की मात्रा कितनी पाई जाती है? मतलब अल्कोहल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो ये 3% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? हथेली पर, तलवे पर, चेहरे पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो शरीर है उसमें हमारे जो कोशिका सबसे पतली कहाँ पाई जाएगी? चेहरे में पाई जाती है। चेहरे की कुछ त्वचा जो होती है वो सर्वाधिक पतली होती है और त्वचा शरीर की सुरक्षा का बाहरी कवच है। और अगर पूछा जाए कि सबसे मतलब कि बड़ा हमारा जो ये आच्छादित किए हुए शरीर को कौन सा अंग है? तो वो क्या है? हमारी त्वचा है। ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है, रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करती है। इनमें से अनेक बीमारियां शरीर को बचाने के लिए पाई जाती हैं, उपयुक्त सभी। तो इसमें अनेक बीमारियों से मतलब एंटीबॉडीज़ जो का निर्माण क्या ग्लोब्यूमिन के द्वारा होता है। अच्छा, एल्ब्यूमिन किस में पाया जाएगा? एल्ब्यूमिन एग में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमें सदैव श्वास लेनी चाहिए मुंह से, नाक से, कभी मुंह से कभी नाक से। तो हमें सदैव किससे? हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए।
क्योंकि नाक से श्वास लेने से वायु का प्रवेश फेफड़े के माध्यम से शरीर के अंगों में ऑक्सीजन से मिलता है। मतलब कि नाक से अगर हम सांस लेते हैं तो नाक से सांस हमारे लिए ज़्यादा नाक से श्वास लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि नाक से श्वास, उसमें छोटे छोटे आपके वो होते हैं, रोम छिद्र हैं और छोटे छोटे से रोए होते हैं, जिसमें कि क्या फिल्टर हो करके हवा अंदर जाती है। मस्तिष्क के भाग हैं बृहत मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से सभी। तो जो मस्तिष्क के भाग इनमें से सभी हैं। प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य किसका है? पेशी कोशिकाओं का, आच्छादक कोशिकाओं का, संयोजी कोशिकाओं का, तंत्रिका कोशिकाओं का। तो यहाँ पर संयोजी कोशिका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्राणी के विभिन्न अंगों को बांधे रहने का कार्य किसका है? संयोजी कोशिकाओं का ये कार्य है। गृह विज्ञान की प्रकृति कैसे है? विज्ञान, कला, कला तथा विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, कला और विज्ञान की, गृह विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है। देखिए, पसलियों की संख्या 24 तो होती है, हम सभी को मालूम है, लेकिन यहाँ पर 12 दिया हुआ है, 24 कहीं ऑप्शन में है नहीं। तो 12 दूना 24 होता है, तो यहाँ मतलब यहाँ पे होना चाहिए था 12 जोड़ी, है यहाँ पर दिया हुआ भी है। ठीक है, कितनी? 12 जोड़ी हमारे पसलियों की संख्या होती है। मांसपेशियाँ, जल, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा वसा आदि कितने प्रतिशत शरीर में होते हैं? तो ये हमारे 70% होते हैं शरीर में। और मांसपेशियों का अगर भार पूछा जाए कि कितना होता है बॉडी में, तो वो 50% होता है। मांसपेशियाँ शरीर के कुल भाग में लगभग कितने प्रतिशत होती हैं? तो मांसपेशियाँ कुल शरीर के कुल भाग में लगभग 50%, देखिए लिखा हुआ है ना, 50% होती हैं। मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है उसे क्या कहते हैं? छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचन तंत्र, आहार नाल। तो मुंह से लेकर के जो मल द्वार तक जो मार्ग जाता है वो क्या है? कौन सा तंत्र है? वो हमारा पाचन तंत्र है, जो मुंह से आरंभ होता है और आहार नाल तक वहाँ मल द्वार तक जाता है। उसके अंतर्गत हमारा क्या, ग्रसनी, ग्रास नली, आपका आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सभी इसके अंदर आते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी, स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, बेरी के लिए अगर पूछा जाए तो बेरी के लिए विटामिन B1, स्कर्वी के लिए विटामिन C, रिकेट्स के लिए विटामिन D। अगर B3 की बात करें तो पेलाग्रा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो याद रहेंगी चीज़ें आपको। हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? तो हमारा शरीर 65 से 70% जल से निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। तो क्या चीज़? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो उसको वसा क्या करना चाहिए? कम से कम खाना चाहिए। तली भुनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसको कम खानी चाहिए। रेटिना किस अंग का भाग है? नाक का, आँख का, कान का, सिर का। तो रेटिना, कार्निया, ये सब किसका भाग है? ये सब हमारी आँख का भाग है। ठीक, रेटिना जो है नेत्र का भीतरी तंत्रिका स्तर है या अनेक परतों से बना हुआ है, जिसकी रचना तंतुओं, तंत्रिका कोशिकाओं, शल्काओं और संकाओं में होती है। दृष्टिशालाएं मंद प्रकाश में प्रकाश और अंधेरे का ज्ञान कराती हैं। अगला है हमारा, गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है महंगी वस्तुओं को खरीदना, अपने शान को सुरक्षित बनाने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो गृहिणी द्वारा बचत करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या बचत हम क्यों करते हैं? अपने भविष्य की जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो, और अगर कोई आकस्मिक आवश्यकता हमको पड़ जाए तो हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, हम उसके लिए खुद ही एबल हों कि हम अपने कार्य को खुद कर सकें। पायरिया रोग होता है। पायरिया कहाँ होता है? ये हमारे दांतों में होने वाला रोग है। प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए। चूने से, राख से, सर्फ तथा साबुन से, नींबू से। तो प्लास्टिक की वस्तुएं किससे साफ करनी चाहिए? सर्फ तथा साबुन से साफ करनी चाहिए। प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है वातानुकूलन, एग्जॉस्ट फैन, इनमें से सभी। वातानुकूलन मतलब एयर कंडीशनर, ये तो हमारा कृत्रिम है। एग्जॉस्ट फैन जो लगा हुआ होता है छत के ऊपरी हिस्से में। संवहन धाराएं, हवाएं मतलब ये हमारी प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है,
नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना, ओजोन के प्रभाव को कम करना। तो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कारण क्या है? ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। परिवार की जो कुशल अर्थव्यवस्था है वो किस चीज़ पर निर्भर करेगी? आवश्यक बचत पर, आवश्यकताओं के समन्वय पर, विवेकपूर्ण बचत और आवश्यक खर्चे। तो अर्थव्यवस्था निर्भर किस पे करती है? विवेकपूर्ण बचत पर हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए कूड़ेदान में, रसोई के एक कोने में, घर के बाहर, इनमें से कहीं नहीं। तो कहाँ पर? कूड़ेदान में प्रयोग करना चाहिए। और गीले कूड़े के लिए ग्रीन बिन का प्रयोग करते हैं और फिर उसका जो दूसरी बिन है हमारी रेड बिन है, जिसमें कि हम लोग नीली बिन, ब्लू कलर की बिन है, जिसमें कि सूखे कूड़े को डाला जाता है। अगला है आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि साफ करने के लिए सर्वोत्तम यंत्र क्या है? झाड़ू, ब्रश, वैक्यूम क्लीनर, झाड़न। तो वैक्यूम क्लीनर आधुनिक समय का एक बहुत ही अच्छा यंत्र है जो आपके कालीन, आप सोफ़े वगैरह को साफ करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यह किस सिद्धांत पर काम करता है? यह चूषण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है सूर्य हाँ, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है। निम्न में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग? उत्तर में दिया है फर्नीचर, तो फर्नीचर नहीं हो सकता। फर्नीचर अगर नींबू और नमक से अगर आप साफ करेंगे तो क्या होगा? उसकी पॉलिश छूट जाएगी। तो इसलिए फर्नीचर यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होता। नींबू बर्तनों के तांबे से लगी हरी जंग के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य की किरणों से निम्न कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सनशाइन विटामिन कौन सा है हमारा? विटामिन डी, जो कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है और हमारा शरीर जो त्वचा है उसको क्या करती है? सिंथेसाइज करती है। क्या? किसका? विटामिन डी का, जब किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। नवजात शिशु, सुबह के समय की धूप की बात हो रही है। नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 80 बार, 150 बार, 100 बार और 120 बार। तो नवजात शिशु की जो नाड़ी की गति है वो 120 से 140 बार होती है। ऑप्शन नंबर 4 इस हिसाब से करेक्ट होता है। और यहाँ पर 150 जो दिया हुआ है, 150 बार, ये गर्भ में शिशु जब रहता है तो उस समय उसका हृदय की धड़कन की गति होती है। और स्वस्थ मनुष्य की कितनी? 72 बार है वयस्क व्यक्ति की। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की कम आवश्यकता होगी या ज़्यादा? तो अगर मानसिक कार्य कर रहा है तो उसको ऊर्जा की कैसी? कम आवश्यकता होती है। एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो जो गर्भवती स्त्री है वो उसको कितनी कैलोरी? तो ये पुरानी आरडी है, ये आपकी 2010 के हिसाब से है। जो मैं आपको बता रही हूँ वो 2020 के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो एक गर्भवती स्त्री, इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि वो सेडेंटरी है कि मॉडरेट है कि हैवी वर्कर है। तो हम मॉडरेट को कॉमन मान लेते हैं अगर, तो जो हमारी अगर ऊर्जा की आवश्यकता अगर पूछी जाए कि सिलेंडरी की कितनी है, तो सिलेंडरी की आपकी 2020 के अकॉर्डिंग होती है 1660, मॉडरेट की होती है 2130 और फिर उसके बाद आपकी जो हैवी वर्कर हैं उनकी हो जाती है 2720। ओके, 60 30 20 ये है हमारा। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो अगर हम मॉडरेट का अगर हम मान लें कि जो मध्यम कार्य करने वाले लोग हैं उनकी कितनी ऊर्जा की मांग होगी, तो इसमें क्या करेंगे 350, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी का कितना प्लस किया गया है, प्रेग्नेंट लेडी का 350 है इस बार किलो कैलोरी। और फिर उसके बाद लैक्टेटिंग मदर में जो 0 to 6 ईयर के बच्चों को जो फीडिंग कराती हैं उनका कितना है 600 है। जो 0 to 6 ईयर के बच्चों को कराती हैं उनका कितना है 600 है। और जो 7 to 12 मंथ के बच्चों को कराती हैं उनका है 520, तो उनका कम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसमें 350 अगर हम प्लस कर देंगे 2130 में, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 2480। ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में आएगा कि किस तरह से, अगर मॉडरेट हैवी सिलेंडरी नहीं दिया हुआ है तो 2480 होगी कितनी एक गर्भवती स्त्री की ऊर्जा की मांग। ठीक है, ये EAR के अनुसार है, RDA नहीं। इस बार ऊर्जा को हम लोग कहाँ से देख रहे हैं EAR से।
संक्रामक रोग फैलाता है। संक्रामक रोग क्या फैलता है किसके द्वारा? वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो संक्रमण, एक जगह से दूसरी जगह जो संक्रमण होता है वो वायु द्वारा भी हो सकता है, जल द्वारा भी और जीव जंतुओं के द्वारा भी हो सकता है। तो इनमें से सभी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक जो तत्काल दी जाएगी वही है आपकी प्राथमिक चिकित्सा। तो डॉक्टर द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा, पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा, बिच्छू काटने पर दी गई चिकित्सा। तो इसमें डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो भी हम रोगी को फर्स्ट एड देते हैं वही हमारी क्या है? प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है। पसीना सूखने का सबसे अधिक क्षमता वाला वस्त्र क्या है? हम सभी जानते हैं सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? कॉटन की। तो इसीलिए सूती वस्त्र जो है वो सबसे ज़्यादा पसीना सोखेगा। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए रासायनिक विधि, भौतिक विधि, विकिरण विधि, इनमें से सभी। तो संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? तो जो आपकी ये विकिरण विधि है वो क्या है? सबसे अधिक वैज्ञानिक है। और इससे क्या होता है? जो खाद्य होते हैं उनको ये भौतिक तथा रासायनिक विधि है और इससे खाद्यों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है और इसमें खाद्य पदार्थ को नुकसान भी ज़्यादा नहीं पहुँचता है। बच्चों के दूध के दांत कितने होते हैं? अर्थात कि ये पूछ रहा है अस्थायी दांत। तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी बताई है? अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। ठीक है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? प्राकृतिक स्रोत पूछ रहा है, इस पर आप ध्यान देंगे। नायलॉन प्राकृतिक नहीं कृत्रिम है, पॉलिस्टर भी कृत्रिम है। तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे तो जो सूत है हमारा, कॉटन है, वो क्या है? हमारा प्राकृतिक रेशा है। बाध्यता के लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है? केवल पुरुष, केवल स्त्री, स्त्री एवं पुरुष दोनों, स्त्री तथा पुरुष में से कोई एक। तो बाध्यता के लिए चाहे स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई एक जिम्मेदार हो सकता है जिससे कि परिवार नियोजन हो सके। स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन निर्मित होते हैं? तो आपका प्रोजेस्टेरॉन भी, एस्ट्रोजन भी और रिलैक्सिन नामक हार्मोन, ये तीनों हार्मोन यहाँ से अंडाशय से स्रावित होते हैं। इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन है इसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, थकान दूर करने का उपाय क्या है? कमरे के तापमान मौसम के अनुरूप हो, आसपास का वातावरण शांत हो, कोई भी कार्य लंबे समय तक ना किया जाए, कोई कार्य ना किया जाए। तो जब भी हमें फिजिकल फटीग होती है, जैसे शारीरिक थकान जब होती है, तो उसमें क्या, उसका जितना मतलब हमने कार्य किया है उसका आधा समय, लगभग 50% समय अगर हम कोई भी काम ना करें तो उससे क्या होगा? हमारी जो फटीग है वो दूर हो जाएगी, हमारी थकान क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। अगला प्रश्न है, संवातन क्या है? संवातन शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु का ऊपर उठना तथा भारी वायु का नीचे से आना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, कोई कार्य न करना। तो शुद्ध वायु का प्रवेश तथा अशुद्ध वायु का निष्कासन ही क्या है? हमारा संवातन कहलाता है। कूड़े करकट से विसर्जन का उत्तम विधि क्या है? जलाकर, जल प्रवाह में डालकर, खाद बनाकर या भराव के लिए? तो कूड़े करकट के विसर्जन की सबसे अच्छी विधि क्या है? खाद बनाना। अगर खाद बना लेंगे तो उससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी और गंदगी भी नहीं होगी। भोज्य पदार्थों में कौन सा जीव नष्ट करता है? ईस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो भोज्य पदार्थों को कौन सा जीव नष्ट करता है? बैक्टीरिया नष्ट करता है। प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? रोगाणुओं को जलाना, रोगाणुओं को उबाल कर नष्ट करना, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, फिनाइल द्वारा जो हम धूप में सुखाते हैं ना, उसी चीज़ को यही बात कर रहा है कि अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना क्या है? ये प्राकृतिक निसंक्रमण है। इसमें हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये जो है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन है, इसकी स्थापना 4 जुलाई सन 1975 को हुई। अगला प्रश्न है हमारा, संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है। इस अंधविश्वास का उन्मूलन किसके द्वारा? शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, घर घर जाकर, उपदेश देकर। तो शिक्षा के कुछ ना कीजिए, लोगों को शिक्षित कर दीजिए तो उनको समझ में आ जाएगा कि संतानोत्पत्ति किस तरह से होती है। सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर किस में होता है? फौजी राइफल्स में सबसे ज़्यादा ध्वनि का शोर होता है।
स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम्र कोहरे के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो मिल करके क्या करते हैं, धुएं मतलब जो गंदगी होती है उसको अवशोषित कर लेते हैं और उससे एक फॉग उत्पन्न होता है धुंधला सा, और दिल्ली में ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय क्या है? पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होता है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। संतुलित आहार अगर है तो फिर क्या उसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थ का उपयोग करना चाहिए? तो दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में संतरे का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे मसूड़े स्वस्थ रहेंगे और दांतों में तकलीफ नहीं होगी। प्रसव का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? संभाव्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव होता है, इंस्ट्रूमेंटल भी, जटिलतापूर्ण प्रसव भी होता है। तो ये जो संभाव्य प्रसव है ये प्रसव का प्रकार नहीं है। गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ लगा रहता है? पतला चिकना, मोम सदृश चिकना पदार्थ, पानी जैसा ठंडा पतला, कोई भी नहीं। तो मोम सदृश चिकना पदार्थ लगा हुआ होता है, जिसको कि लोशन लगा करके रुई की सहायता से बॉडी से छुड़ाया जाता है। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है, मसली हुई सब्जी, मसले हुए फल, उबला हुआ अंडा, जल। तो ठोस पूरक भोज्य पदार्थ क्या नहीं है? जल नहीं है, ठोस नहीं है ना, ये तो द्रव वाले में आता है, वो भी कौन सी? क्लियर लिक्विड में। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र पर परीक्षण करवाना चाहिए। माह में एक बार कराना चाहिए। प्रथम 7 माह पूछ रहा है ना, तो इसलिए माह में एक बार कराना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु दर का कारण क्या है? श्वासावरोध, जन्मजात अमान्यताएं, पूर्णकालिकता, इनमें से सभी। तो प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या है? इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। जन्मजात असामान्यताएं भी, श्वासावरोध भी, पूर्णकालिकता भी, इस तीनों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सन 1938 ईस्वी में किया गया, और अगस्ट कॉम्ट जो हैं उनको समाजशास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। आवश्यकता मनुष्य की एक ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त क्या होना चाहिए? साधन, धन, प्रतिष्ठा, बचत। तो उसके पास क्या होना चाहिए? साधन होना चाहिए। ये धन वगैरह सब उसके अमानवीय साधन के अंतर्गत आ जाएंगे। परिवार क्या है? एक समूह, एक समुदाय, एक सामाजिक संस्था, एक भीड़। तो परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है, और सार्वभौमिक संस्था भी इसको कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कपड़ों को काटने वाला कीट कौन सा है? क्लिप मोथ, सिल्वर फिश और क्यूफैकल, इनमें से कोई नहीं। तो क्लिप मोथ जो है वो कपड़े को काटने वाला कीट है। क्षार से निम्न में से किस वस्त्रों को हानि पहुंचती है? क्षार से हानि नहीं पहुंचती है। तो बेस का प्रयोग सूती के लिए अच्छा होता है, तो इसी सूती के लिए इसी से इससे हानि रेशमी एसिड से है, ठीक है। नायलॉन और टेरिकॉट ये सबसे क्षार से प्रभावित होंगे, लेकिन सूती क्षार से प्रभावित नहीं होगी। वानस्पतिक रेशे। निम्न में से कठोर जल की विशेषता क्या है? पानी में झाग कम उठता है, भोजन सरल स्वादिष्ट बनता है, पीने में स्वादिष्ट होता है, रंगहीन, गंधहीन और पारदर्शी होता है। तो पानी में झाग कम उठता है कठोर जल से, इसीलिए टिकिया की बजाय मतलब बार की बजाय सर्फ से धुलना ज़्यादा बेहतर होता है, डिटर्जेंट से धुलना। घर पर जल शुद्ध करने का उपयुक्त विधि क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, उबाल कर, क्लोरीनीकरण, अवक्षेपण। तो घर पे तो हम उबालेंगे ही ना, इन सारी विधियों को नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उबालना सबसे बेहतर विधि है। जल की अशुद्धियाँ होती हैं, जीवाणु, घुलित, तैरने वाली, इनमें से सभी। तो जल की अशुद्धियाँ ये सभी हो सकती है, घुलित भी हो सकती है, तैरने वाली भी, और उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी पड़े हो सकते हैं। तो तीनों प्रकार की अशुद्धियाँ जल की हो सकती हैं। निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है? अलमारी, गीजर, मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर। तो मिक्सर ग्राइंडर के द्वारा सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है। वसा में घुलित विटामिन है, विटामिन ई, ए बी दोनों। तो जो हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है उसका क्या नाम है? ADEK, एडेक, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देख लेंगे ई भी है और ये ए भी है, तो हम देखेंगे ई भी है और ए भी है, तो बी तो है नहीं। बी और सी किस में? जल में घुलनशील विटामिन हैं।
सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप क्या है? फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज। तो जो ग्लूकोज है सबसे ज़्यादा मतलब कि सरल शर्करा क्या है? ग्लूकोज है। और ये इंस्टेंट एनर्जी से भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो ग्लूकोज से। प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना, क्या चीज़ खरीद करके आप स्टोर कर लेंगे? चावल, आटा, घी, आलू। तो हम लोग चावल और गेहूं खरीद करके स्टोर कर सकते हैं। आटा, घी, आलू बहुत दिनों के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। और WBC के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक विसंक्रामक क्या है? नीला थोथा, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, इनमें से सभी। तो ये सारे क्या हमारे रासायनिक विसंक्रामक हैं। अगला प्रश्न है, अमीबिक पेचिश फैलाने का कारण क्या है? अमीबा, बैसिलस, बैसिलरी, साल्मोनेला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका भी अगर आ जाए तो उसको भी आप टिक करेंगे। विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु फैलता है। टाइफाइड, पैराटाइफाइड भी, हैजा और मलेरिया। तो जो ये है आपका, ये हैजा जो है, इससे क्या होता है? विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। और हैजा को इंग्लिश में कॉलरा कहते ही हैं, तो कॉलरा इसको कहते हैं। तो इसी से आप याद भी किए रहेंगे कि विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। और ये कौमा के आकार का होता है। छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से निम्न में से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? आड़ी धारी के, लंबी धारी के, फूल व बड़ी पत्तियों वाली, चार खाने वाली। तो छोटे कद की अगर स्त्री है तो उसको कैसे? लंबी धारी वाले वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे कि हाइट उसकी इन्हेंस होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर लंबी धारी। अगला प्रश्न है, यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो वह कैसा हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो मैंने आपसे बताया था कि उनके लिए एसिड का यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसको माइल्ड डिटर्जेंट, ये सारी चीज़ों से धोया जाता है। ऊन को धुलने के लिए अलग से मार्केट में ईजी वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो उसी का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है चित्रों के चुनाव से, घर की साज सज्जा से, कीमती सामान से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे झलकता है? घर की साज सज्जा से। रेबीज के लक्षण क्या है? कुत्तों की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना, पानी से डरना। तो ये सभी क्या है? रेबीज के लक्षण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट होता है। कुष्ठ रोग फैलता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, इसी से फैलता है। ये लेप्री पीछे लगा है, तो लेप्रोसी आप जानते होंगे, जगह जगह लेप्रोसी मिशन भी चलता है ना, कोढ़ को दूर करने के लिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है शारीरिक विकास, सहकारिता की भावना का विकास, मनोरंजन होता है, उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें, खेल के मैदान में जाएंगे तो सहकारिता, लोगों के साथ मिल करके खेलेंगे, हाँ, मनोरंजन भी होगा और आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। पारिवारिक बजट बनाने से क्या होता है? खर्चों में कटौती होती है, आमदनी का सही उपयोग होता है, परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है, उपयुक्त सभी। तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा इसका उपयुक्त सभी। वैसे अगर देखा जाए तो पारिवारिक बजट बनाने में ये सारी चीज़ें आती हैं, हाँ, लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो सकता है। जैसा कमीशन मानता है हम उसी हिसाब से आंसर करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो कमीशन का इसमें आंसर दिया हुआ है वो वहाँ पे दिया है आमदनी का सही उपयोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी है, और मेरे हिसाब से तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ही सबसे अप्रोप्रिएट है। पानी में घुलनशील विटामिन है। अभी देखिए वसा में घुलनशील पूछा था, एक ही क्वेश्चन पेपर में इस तरह के प्रश्न देखने को मिल जा रहे हैं। पानी में घुलनशील विटामिन है, क्या है आपका? विटामिन बी जो है ये पानी में घुलनशील विटामिन है, क्योंकि ए, डी, ई के हमारा किस में घुलनशील है? ये हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है थायराइड ग्रंथि से, पैराथायराइड ग्रंथि से, यकृत से, अमाशय से। थायरॉक्सिन का स्रावण किससे होता है? थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से होता है।
निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कौन सी संस्था बनाई गई है? तो वो कौन सी है हमारी? यूनिसेफ। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो बनाई गई है संस्था उसका क्या नाम है? यूनिसेफ है। हाँ, और यूनिसेफ जो इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है, अगर WHO की स्थापना पूछ ली जाए तो 7 अप्रैल 1948 में हुई है। भारत में केयर कब से काम कर रहा है? 1950 से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने बता दिया। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है एक विकासशील देश की, विकसित देशों की समस्या है, भारत की समस्या है या संपूर्ण विश्व की समस्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या क्या है? ये संपूर्ण विश्व की समस्या है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है किसके द्वारा? मूत्र में हार्मोन्स का मिलना। ठीक है, तो जब इसी से ये क्लियर होता है कि मूत्र में हार्मोन्स के मिलने से क्या होता है, ये डेफिनेटली ये पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए? ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, मालिश करवानी चाहिए, आराम करना चाहिए। तो प्रसव करने के बाद स्त्री को क्या नहीं करना चाहिए पूछा है ना, तो क्या नहीं करना चाहिए? तो उसको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या है? शहद, जल, माँ का दूध, गाय का दूध। तो प्रथम आहार क्या होता है? माँ का दूध होता है। बाल मृत्यु का कारण क्या है? अधिक संतानें, पोषण में कमी, गर्भावस्था में असावधानी, इनमें से सभी। तो बाल मृत्यु का कारण ये सारी चीज़ें हैं। पोषण, गर्भावस्था में असावधानी भी, ज़्यादा संतानें होंगी इस वजह से भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन से लाभ है? रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी, जीवन स्तर में सुधार, इनमें से सभी। तो परिवार नियोजन से अगर कम परिवार रहेगा तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है? साधन, योग्यता, भोजन, इनमें से सभी। तो जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति है उसके लिए क्या आवश्यक है? साधन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारतीय परिवार की विशेषता है? संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक, रक्त संबंध, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल विवाह एक व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, कानूनी समस्या। तो बाल विवाह क्या है? एक सामाजिक समस्या है। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? दूध, दही, सोयाबीन, हरी सब्जियां। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम सोयाबीन में 40% से ऊपर सोयाबीन की मात्रा होती है। निम्न में से खनिज लवण का स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, संतरा, सोयाबीन। तो हरी पत्तेदार सब्जियां ये मिनरल्स का बहुत ही अच्छा सोर्स हैं। प्रेशर कुकर में खाना पकाने से पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, खाना जल्दी बनता है, श्रम कम लगता है, इनमें से सभी। ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छी जेली की पहचान क्या है? पारदर्शी होना, चाकू से काटने पर नहीं कटना, खट्टी होना, तो क्या? ट्रांसपेरेंट। जेली की पहचान क्या है? ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए? कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता, कपड़ा गलत कटने की संभावना नहीं रहती, फिटिंग अच्छी रहती है, 1 और 2 दोनों। तो अगर यहाँ तीनों होता तब भी सही होता आंसर। तो 1 और 2 दोनों। मशीन में तेल क्यों डालते हैं? क्योंकि उससे मशीन हल्की चलती है। साधारण वस्त्रों की सिलाई के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगती है? साधारण वस्त्रों के लिए मशीन में 16 नंबर की सुई लगती है। अगर कपड़े और भी ज़्यादा शेयर और महीन होते जाते हैं तो नंबर की संख्या बढ़ती जाती है, और मोटे होंगे तो नंबर की संख्या घटेगी। कपड़े धोने का सोडा पानी को क्या करता है? कठोर बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, मृद बनाता है, गंधहीन बनाता है। तो जो कपड़े का धोने का सोडा है वो पानी को क्या करता है? मृद बनाता है। पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता क्या है? संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक, संस्कारों एवं आदर्शों को प्राथमिकता, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक कहलाती है? तो बालक की मनोवैज्ञानिक अवस्था हमारी किशोरावस्था कहलाती है। बच्चों को कौन से अंगों के प्रति जिज्ञासाओं से कैसे रोका जा सकता है?
यौन अंगों के प्रति, तो उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी भी रचनात्मक कार्य में लगाकर बाजार से यौन अंगों के से संबंधित जानकारी देकर, विचार विमर्श द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो किसके द्वारा की जा सकती है इसको? बच्चों को और चीज़ों में, जितने भी रचनात्मक कार्य है उसमें अगर आप लगा देंगे तो बच्चों का माइंड क्या होगा? डाइवर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व क्या है? तत्व क्या नहीं है इसमें पूछा है। ठीक है, इसमें क्या नहीं है, आया नहीं है, तो आप इसको जान लें कौन सा तत्व नहीं है। वंशानुक्रम प्रभावित करता है, व्यवसाय भी प्रभावित करता है, प्रजातीय भिन्नता भी प्रभावित करती है, लेकिन धार्मिक मान्यताएं प्रभावित नहीं करती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होता है? करेक्ट हो जाता है। बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है शिक्षा का प्रचार व प्रसार, दहेज व प्रतिबंध कानून लगाया जाए, सही निर्णय लेने में सक्षम हो, और फिर उसके बाद उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाल विवाह को समाप्त करने के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को लाभ होता है। जनता की आय की जानकारी होती है, जनता को कर देने की क्षमता की जानकारी, सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर लगाने में जानकारी होती है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। फिर डायफ्राम क्या है? डायफ्राम मैं बता दूं, पर्यावरण नियोजन का एक साधन है। उसमें यह एक प्रकार की झागदार गोली है, यह एक प्रकार की गर्म निरोधक दवाई है, यह एक प्लास्टिक का बना छल्ला है, यह मुलायम रबर का टोपीनुमा निरोधक सामान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज के हमारा क्वेश्चन पेपर ये आपका जो 2009 का है ये समाप्त होता है। तो इसके बाद मैं चाइल्ड डेवलपमेंट का एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो अभी थोड़ी देर में मैं उसको भी अपलोड करती हूँ। ओके, थैंक यू।